हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पार्ट 1 में कल डिस्कस किया था हमारा सेट सी का, जो हमारा क्लास 10th हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक डिस्कस किया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो अपना ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी वीडियो की। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे हमें प्राइम नंबर के फैक्टर बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें समझने वाली बात है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है जिसको हम, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा 2, तो 2 को हमने क्या लिख सकते हैं 1 × 2। तो ये 1 और 2 जो है ना, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपसे बताएंगे कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर अगर हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बताएं तो प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक तो खुद से और 1 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे देखो भाई, ऑप्शन ए में 0 है तो ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन बी में ओनली 1 है, ऐसा भी नहीं है। सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हमने 2 लिखा तो 1 × 2 होगा, 3 लिखा तो वो भी 1 × 2 हो गया। अगर 5 को लिखते हैं तो 5 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 5 खुद में आता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे हमारे 2। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है आपसे। यहाँ पे पूछ ले, मान लो यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या पूछता, प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ की जगह यहाँ पे लिखता प्राइम फैक्टर के बारे में पूछता, तो आपका आंसर होता 1। क्यों होता भाई, क्योंकि जो 1 है ना, 1 उसको हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो 1 है उसके अंदर हमारा जो है, जो फैक्टर होते हैं वो हमारा 1 ही होता है और कोई हमारा जो है फैक्टर नहीं होता। इसलिए अगर यहाँ पे आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, तो हमारा आंसर रहेगा 1। और अगर आता है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हमारा आंसर रहेगा 2। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। अब 12 में क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -7 and 3 आर। यहाँ पे हमसे टोटल नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स की बात पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ पे रूट गिवन है, रूट्स यहाँ हम कह रहे हैं जीरोज गिवन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे हम कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बना सकते हैं जिनका सॉल्यूशन जो है वो -7 और 3 आए। अब भाई ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 भी आंसर नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। 13 में क्या पूछ रखा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जो है हमारी ये। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इसके रूट्स निकालने हैं आपको। देखो भैया, आपको सिंपली क्या करना है, x², रूट्स निकालने का मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, ये अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर ये 0.04 जो है माइनस का है, तो हम इसको राइट हैंड लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये अगर हम इसको राइट हैंड लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.04 का रूट। अब जब हम रूट निकालते हैं तो हम क्या होता है कि राइट साइड से अपनी जो हमारी डिजिट होती है उनके पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई 1 और 2, और हमें फिर आते आते लेफ्ट साइड आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपका अगर 1 भी बचता है, 1 डिजिट भी बचती है, तो उसको भी हम पेयर में काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 पेयर बने हैं तो हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट में ही आएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे 2 डिजिट में कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, एक तो ये है, एक ये है, बाकी तो यानी कि ये भी हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल में निकालने का अवसर ना मिले, तो आप रोंग पे ना जाके राइट आंसर पे टिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
बट यहाँ पे हमारा मकसद आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाना है, कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से करवानी है। तो यहाँ पे हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अब इसका यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हमारा जो x की वैल्यू जो रूट आएगा, अब यहाँ पे अनरूट का साइन है तो ये हमारा जो है प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज को लेंगे हम। क्यों लेंगे भाई? इसका मतलब है कि इसकी हमने 2 बार मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो चाहे प्लस का चाहे माइनस का तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लस माइनस 0.2। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट में, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में डिटेल में सॉल्यूशन भेज के आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा एपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो एपी वाला पोर्शन है, एपी वाला जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, ये भी हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें 5 to 6 मार्क्स का रहता है। यहाँ से हमेशा ही एमसीक्यू फॉर्म में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट ईयर था वो आया हुआ था एक हमारा एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एपी गिवन है, तो एपी में क्या कह रखा है √6, √24, √54, इसके आगे हमें नेक्स्ट टर्म को बताना है, ठीक है। तो देखो भाई जो भी एपी होती है, जो एपी की टर्म्स होती हैं उसको हम क्या लिखते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा AN आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो A1 होता है ना, A1 वो हमारा A के इक्वल होता है, A2 हमारा होता है A प्लस डी, और ऐसे ही A3 हमारा हो जाता है A प्लस 2D, A4 हमारा हो जाता है A प्लस 3D। तो इसी प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो भाई हर एक में जो भी नीचे है ना हमारे उसमें से एक माइनस हो रखा है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे A प्लस n-1D, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है कि यहाँ पे अगर 2 है तो हमने लिखा है 8 प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो हमने लिखा A प्लस 2D, यानी कि हमने क्या किया, जो ये भी नंबर था ना उसमें से एक को माइनस कर दिया और इंटू में डी लगा दिया, यानी कि लिख दिया हमने 3 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास n था तो हमने लगाया n-1 किया और इंटू डी कर दिया। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है अंडर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इनको सिंपल वे में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा A1 है यहाँ पे, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, यानी कि हमें A4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे A4 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है भाई। अब A और D की वैल्यू आप निकाल लो। A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है √6, ठीक है भाई। तो इसको एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम √6 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखो √6 हमारा क्या होता है, हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं या हम 6 में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाहर है और ये हो गया √6। फिर हम 24 को क्या लिख देंगे, 24 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 24 क्या फैक्टर कर लो, क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ एक बार थोड़ा लंबा, 2 1 2 2 6 2 3 और 3 1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये 2 2 जा 4। देखो यहाँ पे हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 3। तो देखो भाई इन दो के नाम का तो हम √ से बाहर 2 ले लेंगे और अंदर क्या बन गया 6 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हम जो है जो हमारा 24 है √24 को हम लिख सकते हैं 2 √6। वो क्यों कैसे लिखा वो हमने आपको बता दिया है। अब जो थर्ड है हमारा वो है √54। अब देखो भाई √54 को ही मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमने किया तो 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यानी कि √54 को, ये हमारा √24 है, ये √ हमारा 54 है। इसको देखो भाई हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया 2 × 3 × 3 × 3।
अब देखो ये इस 3 के नाम का एक 3 हमने बाहर ले लिया और इस बाकी को ऐसे ही, यानी कि ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो 6 है ये अंडर रूट में रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 6, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो भाई, जो डी होता है हमारा, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी हमारा होता है भाई कॉमन डिफरेंस। और ये हमारा होता है a2 माइनस a1, यानी कि जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड टर्म है वो है हमारी 2 रूट 6 और माइनस में हमने क्या 1 रूट 6। इनको ये समझो कि ये जैसे हमारे एक्स साथ में आते हैं ना, वेरिएबल साथ में आते हैं, वैसे ही होते हैं। तो अब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और अंडर रूट 6, यानी कि जो हमारी डी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अंडर रूट 6। अब देखो भाई, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमारी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास 6 दे रखा है, 24 दे रखा है, 54 दे रखा है, A4 काउंट कर, A4 निकालना हमने। तो A4 हमने बताया था A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास अंडर रूट 6 है, D की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई अंडर रूट 6 आई। अब देखो भाई, ये अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 6। अब देखो भाई अपने ऑप्शन हमारे अंडर रूट बड़ी बड़ी जो है वो दे रखे हैं, यानी कि हमारा इस फॉर्म में नहीं दे रखा, इस फॉर्म में नहीं दे रखा। तो इसका मतलब हमें ये क्या है कि अंडर रूट अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई है अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 6, ये ऐसे है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 4 16, 6 96, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 96। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डिजिट आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मेरे को पता लगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपने जो भी कमेंट में किया, जो भी आपको प्रॉब्लम आई उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो है इन फिगर EF पैरेलल है PQ के, इफ E डिवाइड PR इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड PQ इज 6.3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ EF, यानी कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है। हमारे पास गिवन है, ये तो एक तो पैरेलल है दोनों, यानी कि EF और PQ, और हमारे पास P जो E है वो डिवाइड करता है इन दो PR को किसमें 5:4 में, यानी कि ये 5 है तो ये हमारा 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो ये लेंथ है ये वाली, ये हमें दी हुई है 6.3 सेंटीमीटर। ये जो हमारा है, ये हमारा जो चैप्टर 8 है उसका जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे फिगर के ऊपर। अब यहाँ पे हमारी जो उसमें शायद 2 ही प्रॉपर्टी हैं उस चैप्टर्स में, तो यहाँ पे अगर जो भी चीज हमें निकालनी है, अब देखो अब यहाँ पे ये भी पूरी लाइन है, ये भी पूरी लाइन है, अगर हम इन रेशियो को अगर ये अपन में ये करते हैं तो हम लिखते ये और ये दोनों इक्वल, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ RE अपॉन में EP और ये इक्वलिटी हो जाती है RF अपॉन में FQ। लेकिन हमें ये यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है EF के बारे में, EF के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी फुल लाइन वाली। अब हम क्या लिखेंगे कि 4 के अपॉन में क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे PE अपॉन में PR, ठीक है, PE अपॉन में PR, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी किसके EF अपॉन में हमारा हो जाएगा PQ।
यहाँ पे देखो भाई पीई जो है वो हमारी है 5 और पी आर हमारी टोटल क्या हो जाएगी 5 4 9 और ये इक्वल हो जाएगी ई एफ अपॉन में पी क्यू हमारे क्या दे रखे हैं 6.3। तो अब हम निकालने क्या है ई एफ। तो ई एफ निकालने के लिए ये इधर डिवाइड में है तो अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.3। तो अब देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जा 15 5 6 जा 30 30 और 1 31 और अपॉन में 9। अब 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो भाई 9 से डिवाइड करो इसको, ये हमारा आ जाएगा 9 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा 36 9 3 जा 27। अब देखो भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नन ऑफ दीज है, यहाँ पे 3 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको पूरा निकाल लो चाहे। ठीक है, तो हमारा 3.5 ही आएगा। अब देखो भाई 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 intersect the y axis r। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पूछ रखे हैं भाई हमारे पास। देखो यहाँ पे ये होता है हमारा, ये हमारा होता है x एक्सिस और ये हमारा होता है y एक्सिस। यानी देखो भाई ये x डैश y डैश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब ये कह रहा है एक लाइन है और वो इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को। अब देखो भाई कोई भी लाइन अगर होगी और इंटरसेक्ट करेगी y को तो कैसे इंटरसेक्ट करेगी, ये देखो जब भी यहाँ पे लिखा हो इंटरसेक्ट y एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू वहां पे क्या है 0 है। y एक्सिस पे दे रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें दे देता x एक्सिस दे देता तो हमारे पास हो जाती x की कुछ वैल्यू होती और y की हमारी 0 हो जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो हम पूरी लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसी के अंदर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू। तो करो भाई पुट। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4x की जगह हमने 0 को पुट कर दिया -2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा 0 हो गया -2y। अब ये जो प्लस का 5 है ये हमारा राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 और क्या हो जाएगा 5/2। अब देखो भाई आपके ऑप्शन में कौन सा है, ए ही हमारा जो है राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 7th चैप्टर का था जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें क्या रखा है साइन थीटा हमें दे दिया कि वो है a/b। ठीक है, अब साइन थीटा का हमें पता है वो क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, p/h लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा देखो भाई ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये हमारा p है, ये h है, सॉरी ये हमारा बेस होता है भाई बेस, ये क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये हमारा h होता है। अब इसने p को दे दिया a और ये हमारे पास दे दिया b, तो h क्या होगा अब हमें पता है h क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास a है तो a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास b है तो हमारा सॉरी यहाँ पे h की वैल्यू b है भाई। सॉरी भाई यहाँ पे हमारे h की वैल्यू दे रखी है इन्होंने b। ठीक है, तो हम b निकालेंगे यानी कि बेस निकालेंगे। बेस क्या होता है हमारा h का स्क्वायर माइनस में हमारा क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। अब देखो h का स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है h है, h की वैल्यू b है तो b का स्क्वायर माइनस p की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा बेस। अब हमें पता है कि जो हमें क्या निकालना है कोस थीटा। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है वो हमारा होता है b/h। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट में आ गया b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और अपॉन में हम क्या लिख देंगे हमारा b। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है
उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी देन वैल्यू ऑफ द कोस ए प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ बना लें, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ठीक है, अब ये कह रहा है राइट एंगल जो है ना वो किसके ऊपर है, सी के ऊपर, यानी कि ये वाला जो है वो सी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने ए मान लिया, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया सी। अब हमें ये 90 डिग्री दे दिया भाई इन्होंने। तो हमें क्या पता है कि एंगल के तीनों जो हमारे एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो है एंगल सी हमें दे दिया कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो बाकी यानी कि ए प्लस बी हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल ए प्लस बी भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों भी तो मिलकर 90 डिग्री हो जाएंगे, तभी तो हमारा 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमें क्या है कि हम कोस ए प्लस बी का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। और कोस 90 हमें पता है कि ये होता है 1, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना जो क्वेश्चन हमारा 19 और 20 है वो हमारा असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है, उसको भी अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या कह रहा है, ये हमारा असर्शन और रीजन का रहेगा। यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि जो द नंबर ऑफ 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ये कह रहा है अगर हम 8 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर्स रख दें तो वो हमारा नंबर जो बनेगा वो जो है उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकती। तो देखो भाई, अगर हम 8 की पावर 1 करें तो क्या आ जाएगा 8 की पावर अगर 2 करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 64। 8 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारी क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 8 8 64 8 4 32 यानी कि लास्ट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़ाएं तो 8 2 16 फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 6 48। तो यानी कि ये हमारे 2 6 8 2 4 6 8 यानी कि ऐसे आ रहे हैं लास्ट में। तो इसका मतलब जो हमारा 8 है, 8 की पावर n की जगह हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर रखते हैं तो वो नंबर वो डिजिट जो है वो 0 लास्ट में उसकी 0 कभी नहीं आएगी। ठीक है, 0 कब आती है जब हमारे फैक्टर में, अब देखो 2 का फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 3 और इसकी n। ठीक है, तो 2 के फैक्टर में जो यहाँ हमारा 2 आया है यहाँ पे 5 आता, अगर इसके 8 के फैक्टर में अगर 5 आता तो हम क्या कह सकते थे कि वो नंबर जो है एंड होगा 0 के साथ, क्योंकि लास्ट में जब 0 होता है या तो 2 से डिवाइड होता है या फिर 5 से। अब यहाँ से 2 को हमने 2 अगर इसका फैक्टर है लेकिन अकेला 2 में जो है वो हमारी जो कंडीशन है वो वेरीफाई नहीं हो रही। जैसे हमने 8 की पावर 1 ले ली, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ऐसे ही अगर हम 8 की पावर 1 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 लिखेंगे तो 64, 8 की 3 लिखेंगे तो वो हमारा 512। ठीक है, ऐसे आता जाएगा, लेकिन वो एंड में कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये जो असर्शन है हमारा ये हमारा क्या है ट्रू। अब हम बताते हैं द नंबर ऑफ 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट फॉर सम नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी कह रहा है कि वो है कैन एंड विद 0। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 लिखना हम भूल गए थे। यहाँ पे कह रहा है कि 12 की पावर अगर n जो है n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, और ये कह रहा है अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर नेचुरल नंबर रखते हैं तो उसके लास्ट में 0 आ जाएगी। देखो भाई 12 की पावर वही 1 लिखो तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, फिर इसकी 12 के साथ करेंगे तो भाई हमने लास्ट वाले देखना है तो 2 4 8। ठीक है, 8 की करेंगे तो यानी कि 2 8 16 फिर 12, फिर वही 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी नहीं आ रही, लेकिन ये कह रहा है एंड हो सकता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, या फॉल्स हो जाएगा, हम इसको फॉल्स भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अभी आप कह रहे हैं इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2, 3 एंड सेंटर इज -2 and 5, देन अदर एंड इज -6 and 7। यहाँ पे ये कह रहा है भाई एक सर्कल है, ये हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। अभी कह रहा है एक सर्कल का, ये सर्कल बनाया तो डायमीटर है, डायमीटर कौन सा होता है, जो हमारा सेंटर से होके गुजरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो ये हमारा सेंटर है, यानी कि हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड जो है यहाँ पे दे रखा है ये हमारा 2 and 3, और ये हमारा दे रखा है -6 and 5, सॉरी -6 and 7, और ये मिड, ये जो है सेंटर के जो पॉइंट हैं, सेंटर हमारा क्या दे रखा है -2 and 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक एंड ये है 2, 3 और दूसरा एंड -6 and 7 है, और जो सेंटर है वो हमारा -2 और 5 होगा, ठीक है। तो हम वेरीफाई करते हैं। अब देखो भाई ये हमारा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब इस कंडीशन में होते हैं तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x1 + x2 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पे 2 -6, x1 + x2 अपॉन में 2, और एक हो जाएगा हमारा यानी कि सेंटर के पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा y1 + y2 और अपॉन में 2। अब देखो भाई यहाँ पे निकालो, x1 हमारा है 2 और x2 हमारा है -6 अपॉन में 2, तो ये हमारा -4 अपॉन 2 काटेंगे तो -2, तो क्या ये -2 है, हाँ है भाई। अब दूसरा देखो y वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 7 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, यानी कि काटेंगे तो 5, यानी कि ये भी हमारा 5 है। इसका मतलब जो ये असर्शन हमारा दे रखा है ये ट्रू है। अब सेकंड कह रहा है रीजन में क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमारा ये प्रूव हो गया कि जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का, उसका जो सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। सेंटर ऑफ एनी सर्कल, किसी भी, ये सर्कल है इसका जो सेंटर है ये हमारे जो डायमीटर है उसके मिड पॉइंट होता है। तो ये यहाँ भी ये प्रूव हो गया, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको डिटेल सॉल्यूशन, आप अगर वीडियो बोलते हैं तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप बोलते हैं कि डिटेल सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दो तो हम उसको भी प्रोवाइड करवाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे।